स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सही हो? क्या किया जाए? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ रहा था। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक में चेंज करता हूँ, ठीक ना? पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं हम लोग कि अभी सीबीएसई बोर्ड वालों ने क्या किया है कि सिलेबस को 30% सिलेबस को माइनस कर दिया है ना। उसमें से क्या किया है, जो जो चैप्टर आपको हटा दिया है, मैं उसके बारे में बता दूं। आपको पॉलीमर केमिस्ट्री को हटा दिया है, पॉलीमर के बारे में नहीं पढ़ना है ना। केमिस्ट्री इन एक्शन, इसको क्या कर दिया है, हटा दिया है ना। 2 चैप्टर हटा दिया है और ये ऑर्गेनिक से है, ये सब क्या है आपको ऑर्गेनिक से है आपका। इसके बाद इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी हटा दिया है, मेटलर्जी को हटा दिया है ना। ये आपका इनऑर्गेनिक सेक्शन से आता है, इनऑर्गेनिक से आता है, ठीक ना। मेटलर्जी को हम लोग आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक ना। एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो 6ठा चैप्टर होगा फर्स्ट पार्ट का। तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ना। बाकी हर चैप्टर से 30% सिलेबस को कम किया है। जैसे सॉलिड स्टेट में मैंने बता दूं कि सॉलिड स्टेट में से आपको क्या किया है कि लास्ट का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सेमीकंडक्टर, ये सब जो पढ़े थे हम लोग है ना, ये फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब माइनस कर दिया है, मतलब सब खत्म कर दिया है। इसके बाद आपको सॉल्यूशन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में आपको एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वांटो फैक्टर जो है, इसको साइड कर दिया है ना। सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट क्या है ना, एंजाइम कैटलिस्ट मैकेनिज्म क्या है। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं भाई, ये आपका इमल्सन जो है, इमल्सन को गायब कर दिया है ना। मतलब इसी तरह से हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पोर्शन को साइड किए हुए हैं है ना। बहुत इनऑर्गेनिक सेक्शन में बहुत कम है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म जो होता था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसको हटा दिया गया है ना। तो ओवरऑल सिलेबस देखा जाए तो केमिस्ट्री में टोटल 30% सिलेबस को माइनस किया है ना। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग सारे चीज को पढ़ेंगे है ना, टोटल चीज पढ़ेंगे, कोई भी माइनस नहीं करेंगे हम लोग है ना। आप लोग को क्या करना है, हालांकि बिहार बोर्ड का भी कोई एडवाइजरी नहीं आया है कि बिहार बोर्ड किसको हटा रहा है, किसको नहीं हटा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार बोर्ड भी जो सीबीएसई को ही फॉलो करता है ना। तो हो सकता है कि बिहार बोर्ड में भी ये सब चैप्टर पढ़ने नहीं हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है, पढ़ना सारा चैप्टर है, कोई चैप्टर बस ये 3 चैप्टर को छोड़ करके पढ़ना सब है, लेकिन उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट को कैंसिल कर दिया। जो बल्गिंग पार्ट था, जो बल्गर था, जिससे क्वेश्चन नहीं आते थे, उसको क्या कर दिया है, साइड कर दिया। या क्वेश्चन पूछता भी तो बहुत कम नंबर का पूछता था, तो उनको क्या कर दिया है, साइड कर दिया है। तो हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ, एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले आपको बता दिया जाएगा कि उस चैप्टर में ये चीज मत पढ़िएगा है ना, क्योंकि कंपटीशन सेक्शन में आपको क्वेश्चन सब जगह से पूछा जाएगा। दूसरी चीज, बिहार बोर्ड है, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है ना। सीबीएसई है, इन चैप्टर से हटा देगा तो हो सकता है कि सीबीएसई से क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है। बोल देगा कि ये सब चैप्टर हटा दिया है, इन सब चैप्टरों से मिला के 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डाल देगा। हो सकता है सब्जेक्टिव ना डाले, ऑब्जेक्टिव डाल देगा, तो ऐसे हालात में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पढ़ेंगे हम लोग, सब लोग तो सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, बट आपको पढ़ाते समय ये बात बोल दिया जाएगा कि ये टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछेगा है ना, तो वो आपको पढ़ना नहीं है ना। एग्जाम के समय में उसका रिवीजन करके मत जाइएगा। अगर आप बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट हैं, बहुत ढंग के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि सब कुछ कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब 70% 80% जब आप पढ़ लीजिएगा, कमांड कर लीजिएगा, तो 20% में क्या रखा है। हो सकता है कि वो आपको कंपटीशन सेक्शन में काम आ जाए, या हो सकता है कि बोर्ड कभी धोखा दे दे आपको, तो वहां पर आप धोखा में भी आप छक्का चौका मार सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए दिमाग नहीं लगाना है हम लोग, ज्यादा जोर पढ़ना है हम लोग, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप अपने लेवल से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपको बताते चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना। जैसे जैसे कुछ होते जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, आपको टेंशन नहीं है। अब जो चैप्टर नहीं पढ़ना है, इस सबको अब लास्ट में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हटा दिया, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन जो से क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग
पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं तो पहले मेटलर्जी पढ़ाते हैं, अब मेटलर्जी को लास्ट में पढ़ेंगे। पहले डीए ब्लॉक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, है ना, पी ब्लॉक पढ़ेंगे और लास्ट में जाकर के पढ़ेंगे। जो मतलब सिलेबस पूरा कवर करने के बाद जो लगेगा कि ये सब सिलेबस को हटाया गया है उसको लास्ट में पढ़ाएंगे, ताकि आपके तैयारी पर भी प्रभाव नहीं पड़े और उसकी वजह से आपको टेंशन भी ज्यादा ना हो। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म को, देखा था उसमें वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म और वॉल्यूम मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म को देखा था। हमने देखा था कि जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म हैं वो सारे के सारे टेम्परेचर पे डिपेंड करते थे, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म हुआ करता था। जैसे कि हम लोग का वॉल्यूम फ्रैक्शन था, मास बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाएगा, मोलैरिटी होता था, नॉर्मलिटी होता था, इसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे, ये सब जितने भी थे सारे के सारे वॉल्यूम रिलेटेड थे। आज जब वॉल्यूम रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एक था मास रिलेटेड जिसमें हम लोग मास फ्रैक्शन, है ना, परसेंटेज बोल रहे थे, मोलैरिटी पढ़ रहे थे, है ना, इसके बाद मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, पीपीएम पढ़ेंगे। तो ये सब मास रिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे आपके क्या कंसंट्रेशन टर्म। तो हम लोग मास फ्रैक्शन देख रहा था, है ना, मास फ्रैक्शन में परसेंटेज मास कैसे निकालते हैं, मास फ्रैक्शन क्या है हम लोग ने देख लिया था। कुछ एग्जांपल की वजह से हम एग्जांपल को लेकर के हम लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे। तो चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से ये सब क्लियर होता है। थोड़ा सा लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। तो लिखेंगे कि 5% of NaOH solution, 5% NaOH solution by mass given, तो कहता है कैलकुलेट द ए में निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट, बी में निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट और सी में निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और एक डी में लिख लीजिएगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ज्यादा नहीं, ठीक ना। इसको क्या कर दो, यहाँ पर 10% कर दो, इसलिए थोड़ा आपको काटने छाटने में आसानी होगी, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को दिया हुआ है कि 10% NaOH सॉल्यूशन बाय मास दिया हुआ है ना। बाय मास का मतलब क्या है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 1% बाय मास अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब कि उस सॉल्यूशन में 1 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। वो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम। इसको हम लोग जो परसेंट बोलते हैं, मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, बताया था मैंने। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से तुमको पता चल गया कि 10% NaOH सॉल्यूशन है। अब लड़का सोचेगा कि सॉल्यूशन अलग है, NaOH सॉल्यूशन अलग है, नहीं, बल्कि जो सॉल्यूशन जो तैयार किया गया है, इसका मतलब कि उस सॉल्यूशन में क्या मिलाया गया है, NaOH को मिलाया गया है, तब जाके सॉल्यूशन बना है। हमने अगर मैं बोला कि शुगर सॉल्यूशन है, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा उसमें शुगर मिला करके, शुगर पहले से प्रेजेंट है, यानी शुगर का सॉल्यूशन है। चीनी पानी है, अगर मैंने बोला कि ये शरबत है, इसका मतलब ये समझना है कि उसमें चीनी मिलाया गया होगा पानी में। यहाँ पर NaOH सॉल्यूशन का मतलब अगर कोई दिया रहेगा, इसका मतलब कि NaOH सॉल्यूट होगा जो किसी सॉल्वेंट में मिक्स करके सॉल्यूशन को तैयार किया गया हो। आई क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन में यहाँ पर देखो NaOH सॉल्यूशन सिर्फ लिखा है, सॉल्वेंट नहीं लिखा है कि कौन सा सॉल्वेंट है। तो जब सॉल्वेंट का नाम नहीं पता हो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर कंसीडर करेंगे। अगर कोई भी सॉल्यूशन का नाम, सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया है तो आप समझिएगा किसकी बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर लिख लेना, है ना, कोई भी सॉल्यूशन है, स्टार देकर के मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि अगर मान लो कि NaOH सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि सॉल्यूट कौन सा होगा, NaOH,
और सॉल्वेंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखो कोई सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया है तो क्या समझेंगे, वाटर समझेंगे। कोई भी सोल्यूशन तेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि HCl सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट कौन सा, HCl सॉल्यूट कौन सा, HCl हो जाएगा। आई बात समझ में। और आपको सॉल्वेंट कौन सा, आपका वाटर हो जाएगा। आई बात समझ ना। कोई भी ये मत समझना कि सॉल्यूशन का नाम NaOH है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो NaOH को डाल करके हुआ, यानी कि NaOH मिलाया गया है। और जिसको किसी चीज में मिलाया जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसमें मिलाया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर कोई सॉल्वेंट का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है तो आप अपने भेजे का इस्तेमाल कीजिएगा और बोलिएगा कि वाटर मेरा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। एक और पॉइंट लिख लो साइड में, एक्वस सॉल्यूशन दिया रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन दिया रहेगा, AQ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। क्या होता है बाबू, वाटर। अगर कोई बोलेगा कि कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन सा, वाटर, एक्ट एज सॉल्वेंट। ये सब साइड पे लिख लेना स्टार दे करके, ठीक ना। पहले क्या करना है कि सबको लिख लेना, फिर बाद में क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक ना। इसके बाद एक और देख लो, यहां पर बोलेगा कि 10% NaOH एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, NaOH क्या हो जाएगा बोल तो, सॉल्यूट हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा हो जाएगा बताओ, एक्वस लिखा, AQ एक्वस लिखा मतलब क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो कहीं पर भी एक्वस दिया रहे तो वाटर सॉल्वेंट होगा, कोई सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया रहेगा तो भी वाटर समझेंगे। क्लियर है ना। अगर कोई नाम दे दिया रहा तो अच्छी बात है ना। चल तो ये सब पहले इसको नोट कर लो। 10% NaOH एक्वस सॉल्यूशन मतलब 10 ग्राम NaOH यानी कि 10 ग्राम सॉल्यूट होगा, कितना में, 100 में। परसेंटेज का मतलब 100 में। आएगा सर में, नोट करो पहले इसको फटाफट। चल मिटा दें, आते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ये सब लैंग्वेज है भाई, ठीक ना। लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, ठीक ना। लैंग्वेज में मिस्टेक लड़का कंफ्यूज कर जाएगा कि NaOH सॉल्यूशन है, फिर सॉल्यूशन क्या है। तो NaOH सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन को जो तैयार किया गया है वो NaOH को डाल करके किया गया है, मैंने NaOH को मिलाया गया है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है क्या, देखो 10% ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय मास। क्लियर हो गया, यानी कि 10% ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय मास। इसका मतलब हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा बाबा, NaOH। अभी भी बताया है कितना ग्राम, 10 ग्राम। X% बाई मास कल पढ़े थे तो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ तो। ये 10 ग्राम कितना में परसेंट है, परसेंट में, 100 में। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। आई बस में। चलो अब तुमको क्या करता है, हमको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। आंसर तो निकल गया, ये तो यहीं पर निकल गया। मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 10 ग्राम हो गया। फिर कहता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा तो बी में मास ऑफ सॉल्वेंट हमको निकालना है बराबर वाट। तो क्या करेंगे बाबू, देखते हैं यहां पर। हम जानते हैं कि चूंकि मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या बाबा, सॉल्वेंट हो जाएगा। यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, यहां पर सी में बोल रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन भी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमने निकाल दिया। तो देखते हैं यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 बराबर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहां पर 10 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आई बसन में, इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बोल, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 10 बराबर कितना, 90। नहीं निकल गया, 90 क्या ग्राम। परसेंटेज बाई मास दिया तो क्या होगा, 100 ग्राम में हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर मिल गया ए मिल गया, यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर सी मिल गया, है ना। यहाँ पर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल दिया, यानी कि बी का आंसर हो गया आपका। ये आपका आंसर हो गया किसका, बी का। और लास्ट में क्या कहता है, किसी एक का मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। तो देख तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है बताए थे कि जिसका पूछेगा उसका मास बटा में टोटल सॉल्यूशन का मास, है ना। यहाँ पर लिख दूं क्या, बना देता हूं, पर देखो तो डी में मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 90, सॉल्यूशन का मास 100, कितना हो जाएगा 0.9। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से पूछता है कि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, तो सॉल्यूट का मास 10 बटा सॉल्यूशन का मास कितना 100, 10 बटा 100 1 बटा 10 0 पॉइंट कितना 1। चलो हो गया। आते हैं नेक्स्ट। आप लोगों को अब जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो नया ग्रुप बना है उसमें 65-70 बच्चे हैं, उसमें सारे बच्चे को ऐड कर दिया गया और सारे बच्चों को ये सब चीज पढ़ाया जा चुका है 11th में ऑलरेडी, है ना। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 11th का कॉपी निकालिए और निकाल कर एक बार रिविजन कीजिए, ठीक ना। कुछ बच्चे 2-4-5 बच्चे नए हैं इसमें, जिनका शाम वाले बैच में थे, जिनका फुल पेड था, उनको ऐड कर लिया गया है ना। वैसे बच्चों को जो नहीं पढ़े हैं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा हमको सब ही, है ना। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी ये सब चीज पढ़ ली है उनको रिजिड होने की जरूरत नहीं है ना। चल लिखेंगे हम लोग, यहां पर एक लिख लेना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x ग्राम ऑफ y% एनी सॉल्यूशन। हमने एक सौ y के टर्म हम लिख रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया रहेगा कि x ग्राम ऑफ y% एनी सॉल्यूशन, यानी मैंने कि ये x और y क्या है, कोई डेटा दिया रहेगा, ठीक ना। तो जब ऐसा रहेगा तो लिखिएगा कि x ग्राम ऑफ y% एनी सॉल्यूशन, कोई भी दिया रहेगा, है ना। तो बोलिएगा कि x जो ग्राम होगा इट रिप्रेजेंट क्या बाबू, मास ऑफ सॉल्यूशन। जो परसेंट के साथ रहेगा उसको समझना है, y% जो हैगा, इसका मतलब समझिएगा कि इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट, याद रखिएगा। तो अगर कोई बोलेगा कि x ग्राम ऑफ y% एनी सॉल्यूशन, इसका मतलब हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना x ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, y ग्राम। याद रहे, ये एक लैंग्वेज में आएगा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये सब लैंग्वेज है ना। कोई भी क्वेश्चन में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या इस तरह दिया रहेगा कि x ग्राम ऑफ y% एनी सॉल्यूशन, यानी कि x ग्राम सॉल्यूशन में y ग्राम प्रेजेंट है ना। यानी कि इसको समझेंगे कि 100 में y 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना y ग्राम, तो x ग्राम में कितना, इस तरीके से ये हमारा गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। और यहां पर परसेंट है, ये अंडरस्टेबल है कि 100 में कितना है, y ग्राम है, तो x ग्राम में कितना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में y ग्राम सॉल्यूट है, तो x ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा। क्लियर हो गया,
कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी को ज्यादा दिक्कत है तो मैं और लिख दू, यहाँ पर लिख दो, लिख लो यहाँ पर what is the mass of solute present in इसी क्वेश्चन को देखो फिर से बता रहा हूं, x ग्राम ऑफ y% एनी सॉल्यूशन, है ना। देखो क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन x ग्राम ऑफ y% एनी सॉल्यूशन, यानी कि y% एनी सॉल्यूशन में, है ना, कहता है कि सॉल्यूट का मास कितना प्रेजेंट है। तो अभी अभी हमने क्या बताया था, परसेंटेज का मतलब 100 है, यानी कि 100 ग्राम में y ग्राम सॉल्यूट है, तो x ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं हम लोग क्या कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, y ग्राम सॉल्यूट है, y ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसीलिए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, बोल, y बटा कितना, 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा समझ में। इसलिए कितना में हम बात करेंगे, इसलिए कितना ग्राम में, x ग्राम सॉल्यूशन में, x ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, नीचे दिखाई देगा ना, इसलिए x ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, y बटा 100 गुना कितना, x हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा तेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे समझेंगे, लगता है कि नीचे में, चलो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा तो ऊपर लिख देता हूं मैं, ऊपर से मिटाता हूं, जल्दी करो, बड़ा टेंशन हो जाता है रे भाई, सब कुछ देखना पड़ता है, कहाँ दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। चलो इसका मतलब यहाँ पर लिखवा दोगे, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, इसका देखो, इसका सोल्यूशन हम बोल सकते हैं कि चूंकि क्या बताया था, अभी हमने बताया था कि x ग्राम ऑफ y%, x ग्राम ऑफ y% एनी सॉल्यूशन का मतलब कि एक ये देखो परसेंट है, ये इसका मतलब कितना, 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, y, यानी कि y ग्राम क्या है, ऑफ सॉल्यूट, कितना में, 100 ग्राम, और ये क्या है, x ग्राम, ये क्या है, सॉल्यूशन है। 100 ग्राम भी सॉल्यूशन, y ग्राम सॉल्यूट, और x ग्राम भी क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना इस तरीके से है कि चूंकि लिखेंगे कि y ग्राम सॉल्यूशन में कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन कितना, y ग्राम सॉल्यूट, ठीक है। ये क्या है, आपका सॉल्यूशन है, ठीक ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना परसेंट है, y ग्राम सॉल्यूट परसेंट है, इसलिए कितना ग्राम में, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, y बटा कितना, 100 ग्राम क्या, सॉल्यूट, इसलिए कितना में, x ग्राम दिया, लिख दिए, इसलिए x ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, बोलो, y बटा 100 गुना कितना, x। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इसलिए हम क्या कह सकते हैं बोल तो, इसलिए मास ऑफ जो सॉल्यूट हो गया वो कितना निकल जाएगा, y बटा 100 गुना कितना, x। आएगा समझ में। ये वाला जो दिया हुआ है कितना में, 100 में दिया हुआ है, हमको निकालना कितना में, x ग्राम, ठीक है ना। नोट कीजिए, y क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 में, है ना। ये क्या है हमारा, 100 मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी x क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। चलो क्वेश्चन से क्लियर होगा, ये कांसेप्ट था, आपको लैंग्वेज बता दिया।
जल्दी नोट करिए इसको, लिखेंगे क्वेश्चन। थोड़ा टाइम निकल जाता है समझाने में ही, है ना, लंबा लंबा वीडियो बन जाता है और आप लोग साथ देते नहीं हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो। कहता है कैलकुलेट द masses of can sugar, कैलकुलेट द masses of can sugar and water required to prepare 250 gram of 25% can sugar solution, बन जाएगा। देखो तो क्या बोला है, कहते कैलकुलेट द मासेज ऑफ, यानी कि हमको कैन शुगर का और वाटर का मास निकालना है, ठीक है। रिक्वायर्ड यानी कि कितना शुगर और कितना वाटर लेंगे कि 25 ग्राम ऑफ 25% कैन शुगर का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया। अभी बताया था परसेंट का मतलब 100 और 25 है, यानी कि यहाँ x ग्राम और ये y%, उसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा कि 100 ग्राम में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम कैन शुगर प्रेजेंट है, इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा, इसलिए 250 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि देखेंगे यहाँ पर कि 250 ग्राम ऑफ 25% कैन शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब कितना हो जाएगा बोल तो कि यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा कितना है 25 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम में, 100 ग्राम याद रखना, ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है ना। आपको निकालना कितना है 250 ग्राम में, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बोल तो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन रखता है कितना वाला 25 ग्राम। अच्छा कैन शुगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट कौन सा होगा, कैन शुगर, 25 ग्राम कैन शुगर बोल सकते हैं। इसलिए कितना ग्राम में पहले निकालेंगे, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितना रखेगा 25 बटा कितना 100, इसलिए क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया हुआ है 250 ग्राम, 250 ग्राम ऑफ 25%, तो 250 गुना 25 बटा कितना 100, वैसे भी सिंपल लैंग्वेज है, पांचवा छठा में पढ़ लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 250 ग्राम की अगर बात करें कितना हो जाएगा 250 गुना 25 बटा कितना 100 हो जाएगा। इसको काट दो तो 25 का 100 हो जाएगा, और इसको करोगे तो 250 में कितना हो जाएगा, 250 में 4 से भाग दो तो 4 छक्का 24, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0 है ना, तो 4 दूनी का 8, 62.5 हो जाएगा, है ना। इसको कट करना तो कितना हो जाएगा, इसको 62 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर। अब लड़का पूछेगा कि सर यहाँ पर तो आप बताए थे 25% कैन शुगर सॉल्यूशन का मतलब कि 25 ग्राम शुगर है, तो 25 ग्राम शुगर है, 25 ग्राम जो सॉल्यूट है कितना में प्रेजेंट है 100 में, आपको निकालना कितना में है 250 ग्राम, इसमें निकालना। आई बात समझ में। तो चलिए, तो वेट ऑफ क्या निकल गया, कैन शुगर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी करो, हो गया। चल देखें क्या निकाल लिया हम लोग, दैट इज वेट ऑफ कैन शुगर। इसलिए वेट ऑफ कैन शुगर
यानी कि जो सॉल्यूट है आपका निकल गया कितना बाबा, 62 पॉइंट कितना 5 ग्राम निकल गया। एक आपका आंसर बन गया। दूसरा क्या करता था कि वाटर का अमाउंट निकालना है, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है, यानी कि वाटर अमाउंट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर निकालना है, यानी कि सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो बताओ तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास घटा देंगे, तो सॉल्यूट का मास कितना निकाला तुम, 62.5 ग्राम। कितना भी निकला था, 250 ग्राम में इतना प्रेजेंट है। हम लिख सकते हैं कि चूंकि जानते हैं कि सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, और सॉल्यूशन का मास 250 ग्राम था, बराबर सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा 62.5 प्लस सॉल्वेंट, लिख सकते हैं इसको। इसलिए सॉल्वेंट का मास लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि H2O वाटर कितना हो जाएगा बोल दो, 250 माइनस कितना 62 पॉइंट कितना 5, ये कितना हो जाएगा बताओ तो तेरे को, 250 और 62.5 यहाँ पर हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया कितना 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तेरा कितना 9 और ये 4, 14 में से 6 गया कितना 8, 87 पॉइंट कितना 5 आई परसेंट में ना, कितना होगा 87 पॉइंट कितना 5 ग्राम आई परसेंट में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया क्लियर, बना लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, बता देना ये मतलब क्वेश्चन फटाफट, एनसीईआरटी से देखो क्वेश्चन, एनसीईआरटी ये आपका एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू 2.7 है, याद रखना 2.7 क्वेश्चन है। क्या कहता है लिखिए, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड by mixing 300 ग्राम of 25% solution and 400 ग्राम of 40% solution। तो कहता है सॉल्यूशन बाय मास है ना, फुल स्टॉप। तो कहता है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, कहता है कैलकुलेट द मास परसेंटेज, यानी कि मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट of the resulting solution, mass percent of the resulting solution। जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का मास परसेंट पूछ रहा है कितना होगा, कि कोई सॉल्यूशन है, देख लो यहाँ पर कहता है क्या कि कोई सॉल्यूशन है जो कि प्राप्त होता है मिक्स करने पर 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन और 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। दो अलग अलग सॉल्यूशन है ना, मैंने एक ही टाइप का सॉल्यूशन है अलग अलग बर्तन में, और दोनों को मिक्स करने पर कहता है कि जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें सॉल्यूट की परसेंटेज मास कितना, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसमें सॉल्यूट का मास परसेंट कितना होगा। तो दो अलग अलग सॉल्यूशन है, उन दोनों अलग अलग सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की मात्रा निकाल देंगे तो दोनों का सॉल्यूट का मात्रा जोड़ देंगे। आज यहाँ पर दोनों का सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, एक का दिया हुआ 300 ग्राम है, एक का दिया हुआ 400 ग्राम, ठीक है। तो इतना में से क्या करेंगे, घटा लेंगे सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा, तो परसेंटेज निकाल सकते हो, सॉल्यूट का निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से क्वेश्चन पर नोट करो फटाफट, आगे बढ़े। चलिए
चलो क्वेश्चन था ये आपका एनसीईआरटी का था, एनसीईआरटी एक्सरसाइज था 2.7 का, है ना। अब दो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, मान रहे हैं फॉर सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम ऑफ 25%, यही ना है। तो यहाँ पर हम देखो बाबू क्या लेते, 100 में कितना है 25 ग्राम, इसलिए एक में कितना, इसलिए 300 ग्राम में कितना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बोल दो, 25/100 और गुना कितना हो जाएगा 300, डायरेक्ट हो गया। ऐसे करेंगे 100 में 25 है इसलिए एक में कितना, तो 25/100, इसलिए 300 में कितना, तो 300 से गुना। 1 रुपया में 1 लॉलीपॉप, तो 5 रुपए में कितना 5 लॉलीपॉप, पढ़ा है सर। अब यहाँ से तू काट सकता है, 1 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, तो 25 कितना 75 ग्राम, है ना। कौन सॉल्यूशन के लिए 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट और 25% में, है ना। और सॉल्यूशन किसके लिए 400 ग्राम ऑफ 40% बाई मास में। तो यहां पर क्या निकल जाएगा वो, तो यहां पर भी तू मास ऑफ सॉल्यूट तू निकाल सकता है कितना, डायरेक्ट फॉर्मूला पे 100 में कितना है 40, एक में कितना 40 बटा कितना 100, इसलिए 400 में कितना 400 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 40 चौका 160 160 ग्राम हो गया। आई बात समझ में, इसलिए कह सकते हैं बेटा नीचे वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा, चल दे। अब इसलिए हम बोल सकते हैं इसको क्या, कि तूने टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर का, यानी कि मिक्सचर में टोटल कितना हो गया, इसलिए तो एक यहाँ पर सॉल्यूट का मास, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास 77 ग्राम, दूसरे सॉल्यूट में सॉल्यूट का मास 160 ग्राम, और दोनों को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूट का मास क्या डबल हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर में, किसमें बाबू, मिक्सचर जो हमने तैयार कर दिया, तो कितना हो जाएगा बोल तो 75 ग्राम और प्लस कितना हो जाएगा 160 ग्राम हो जाएगा, जोड़ दो इसको तो कितना हो जाएगा 160 और 75 कितना हो जाएगा 5, 1 3 हो जाएगा, और एक 235 ग्राम कितना हो बाबू 235 ग्राम हो गया। ये क्या निकलेगा तेरा मास ऑफ सॉल्यूट निकलेगा उस पूरे मिक्सचर में, ठीक है। तो जब मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया और इसका कहता है कि परसेंटेज निकालिए, तो क्या करें उस मिक्सचर का टोटल सॉल्यूशन का भी मास देखना पड़ेगा, इसलिए नाउ द मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा बोल तो 400 प्लस कितना 300 बराबर कितना होगा 700 हो गया। अब कहता है कि इस इतना में ये परसेंट है, तो बताओ इसका क्या निकला था, मास परसेंट निकलना था, तो क्या निकल जाएगा बताओ, यहां दिखाई देगा क्या, इसलिए मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जरा देख तो, टोटल सॉल्यूट का मास कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर में कितना से गुना हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा। थोड़ा दिखाई देगा छोटा तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख तो टोटल मास सॉल्यूट का कितना है, कितना टोटल निकाल दे यार 235, तो 235 बटा टोटल कितना 700 और गुना कितना 100, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, है ना। अब इसको काट देना 235 बटा कितना 7, ये आ जाएगा, इसको काट दीजिएगा 7 का 21 हो जाएगा ना, मतलब 3 यह हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा 7 का 21 है ना, 23 पॉइंट समथिंग होगा, कितना हो जाएगा देख लेना करके इसको, है ना, ये परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं कोई ये क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाट इज द
मास परसेंट ऑफ क्या सॉल्वेंट, तो कैसे निकलेगा? जल्दी करो, तो इसी क्वेश्चन में मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन, और जल्दी करो। लिखेंगे इसी में, इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन अभी जस्ट किया उससे जस्ट क्या है, उसी क्वेश्चन का पार्ट है। इन द एबव क्वेश्चन, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, क्या निकल जाएगा बताओ तो? अभी देखो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 400 प्लस 300 बराबर कितना? 700 ग्राम हो गया। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना था? बोल, कितना सॉल्यूट था? अभी निकाला था टोटल 235 ग्राम था। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। इसलिए सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट हो जाएगा। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ कितना? मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा क्या? अब यहां पर लगा दो सेम चीज, मास फ्रैक्शन, जिसका जिसका परसेंटेज मास पूछेगा उसका मास फ्रैक्शन गुना 100 करना आता था। तो यहां पर देख तो कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 700 माइनस कितना? 235। इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया कितना? 5। यह हो जाएगा कितना तेरा? 9 में से 3 का कितना? 6। और ये कितना बचेगा? 6 में से 2 कितना? 4। यही हो जाएगा क्या? ठीक है ना? तो 465 ग्राम क्या हो गया? ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब इस सॉल्वेंट का परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन और गुना कितना? 100 कर देंगे। यहां पर जरा देख तो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना? देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर कर देता हूं, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? इधर गुना करो, इधर गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है बोर्ड इधर साइड से कट जाएगा, दिक्कत दिखाई नहीं देगा। तो 100 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 465 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास कितना है? 700 हो गया। ये जो भी होगा 465 बटा कितना? 7% होगा, ठीक ना? इसको आंसर हो गया। तो सॉल्यूट का पूछे, सॉल्वेंट का पूछे, है ना? बस आपको बस समझना यही चीज था कि x% यहां पर x ग्राम ऑफ y% सॉल्यूशन में क्या समझना है? 100 में y ग्राम तो x में कितना है? बस यही चीज तो निकालना है, ठीक है ना? वहां से आ जाएगा सिंपल फॉर्म में और आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, यहां तक था आपका मास फ्रैक्शन, अब पढ़ेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन, ठीक है? जल्दी नोट। चलिए अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना? तो मास फ्रैक्शन से रिलेटेड देखा हम लोगों ने जो भी टर्म था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा। सेम कंसेप्ट यहां पर भी है। तो हेडिंग डालेंगे, पहला हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा, मास फ्रैक्शन और परसेंटेज मास को देख लिया, या परसेंटेज बाई मास को देखा हम लोग। देखेंगे दूसरा जो होगा हम लोग का, हेडिंग डालेगा वॉल्यूम फ्रैक्शन। आप लोग अपना नंबरिंग दे देना, है ना? नंबरिंग के अनुसार अगर देखेंगे तो ये सेकंड नंबर का कंसंट्रेशन टर्म होगा, है ना? चल, तो यहां पर करना क्या हम लोग? वॉल्यूम फ्रैक्शन। सिमिलरली मास फ्रैक्शन में क्या देखते थे हम लोग? मास फ्रैक्शन में देखते थे कि उस मिक्सचर में, उस सॉल्यूशन में, है ना, किसी एक कंपोनेंट का मास बटा में टोटल सॉल्यूशन का मास होता था। ठीक उसी प्रकार से हमने मान लिया जाए
कि ये कोई मेरा कंटेनर है ना, और यहाँ पर एक ए कंपोनेंट प्रेजेंट है, बी कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसको मैंने बोला सॉल्यूट बोला, इसको मैंने क्या बोला सॉल्वेंट बोला, और दोनों को जब मिक्स कर दिया तो क्या बन गया मेरे भाई सॉल्यूशन बन गया, है ना। इसका जो है VA है वॉल्यूम ऑफ ए, और इसका क्या है VB है वॉल्यूम ऑफ क्या B है, यानी B हमारा सॉल्वेंट है, VB इज द वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, और VA क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना माने थे VA, तो जाएगा तेरा VA प्लस कितना सॉल्वेंट कितना हो जाएगा VB। तब कितना में कितना इसका फ्रैक्शन निकालना है, कितना इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा सिमिलर डेफिनेशन कि वॉल्यूम फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन अगर तैयार हुआ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सॉल्यूट का वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना होगा, मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किधर हो गया लिखेंगे डेफिनेशन कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ solution to the total volume of solution is called volume fraction, is called क्या बाबू volume fraction। that is हम लोग कह सकते हैं that is volume fraction बराबर बोल सकते हैं इसको volume of one component, any one component कर दो ज्यादा अच्छा है, कोई भी component, any one component divided by volume of solution, यही हो जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन का डिफिनीशन के आधार पर फॉर्मूला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए ना। यहाँ पर क्या करना लेट कर लेना, लेट, ठीक ना। इतना लिखने के बाद यहाँ पर लेट कर लीजिएगा, एक कंटेनर बना लीजिएगा, इसमें तरह से दिखा दीजिएगा, है ना। VA है, ये हमारा सॉल्यूट है, B हमारा सॉल्वेंट है ना। इधर से यहाँ तक पहुंचिए आप पहले नोट करो, पहले इतना लिखना, फिर यहां से लेकर के यहां तक आना, ठीक है। चल करे आजा आजा रे तुझको पुकारे, गाना गाता है कि नहीं तू लोग? मैं गाना पहले बहुत अच्छा गाता था, I mean, जब अंडर 10 क्लास था ना मस्त बहुत अच्छा गाना गाता था, बट आफ्टर 10th जो है ना मेरा वोकल बिगड़ गया, ठीक है। वोकल बोले तो जो आवाज है ना खराब हो गया मेरा, फटे हुए बांस की तरह बजता हूं मैं, अगर कभी कभी मन किया तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं। चल देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे आगे, लिखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग को डिफाइन करना है, जैसे डिफिनीशन के आधार पर देख लिया कि पार्टिकुलर कंपोनेंट का वॉल्यूम बटे टोटल कंपोनेंट का वॉल्यूम, बोलेंगे ना भाई टोटल का वॉल्यूम। अब यहाँ पर तेरे से पूछेगा कि चूंकि सर हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना होगा, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है VA माने हैं देख लो, बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है VA प्लस VB, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछेगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा डियर, तुम बोलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोलेगा क्या, अरे बोलना। देख इधर सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना VB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन कितना VA प्लस VB,
हो गया, जल्दी से नोट कर फटाफट। अब आते हैं परसेंटेज वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या होगा, उसको भी देखेंगे। जल्दी करो। सेम टू सेम मास फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम फ्रैक्शन, सिर्फ यूनिट एंड मेजरमेंट की बात है। यहाँ पर मिलीलीटर लीटर की बात होगी और वहां पर ग्राम किलोग्राम की बात होगी, ठीक है ना। बाकी सारा कंसेप्ट सेम। हटा दें। सिलेबस कम कर दिया है बेटा तो खुश नहीं होने का, ठीक है ना। यहाँ पर सब पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, है ना। एग्जाम के समय बस आपको गाइड करते चलेंगे कि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम में नहीं आएगा, उसको हटा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर डिटेल करना है, ठीक ना, क्योंकि यही आपका आगे का बेस है ना। आगे मतलब हायर क्लास का ग्रेजुएशन पीजी जो भी करना है उसके लिए बेस तैयार होता है, ठीक ना। जैसे प्लस 2 को पढ़ने के लिए 10 तक का बेस है, उस तरह से ग्रेजुएशन हायर क्लासेस पढ़ने के लिए इंटरमीडिएट बेस है, ठीक है ना। चल देख इधर देखेंगे। वॉल्यूम परसेंट या परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, या कोई बोल देगा वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि दे देगा, बोलेगा उसका वॉल्यूम परसेंट बताइए, तो क्या हो जाएगा बोल दो, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई कितना बड़ा 100 हो जाएगा ना। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या था, VA बटा में VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाई कितना 100। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंट सॉल्वेंट ये कितना हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गुना कितना 100 हो जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है बता, अभी तो निकाला था यार, VB बटा VA प्लस VB गुना कितना 100 हो गया। जल्दी कर। तेरे से क्वेश्चन में पूछ दूं कि वॉल्यूम फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो लिख लेंगे देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ वॉल्यूम फ्रैक्शन। किसी का भी फ्रैक्शन निकालोगे ना तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, चाहे मोल फ्रैक्शन निकालो, वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालो, मास फ्रैक्शन निकालो, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा तरह क्या कि परसेंटेज बाई वॉल्यूम का मतलब कितना होगा, है ना। यहां पर दिया रहेगा तुमको, ऐसे करो, जल्दी करो, यहां पर देखा परसेंटेज वॉल्यूम बोले, या क्वेश्चन में बोलेगा परसेंटेज बाई वॉल्यूम बोले, या आपको बोलेगा V बाई V परसेंट, इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होगा, है ना। इनके बारे में हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। सेम चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करो उठाए। रात में नींद आता है आप लोग को रात में नींद आता है जी, हैं? मेरे को तो रात में नींद ही नहीं आ रहा आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। तुम लोग का तो नींद नहीं आता होगा तो तुम लोग का दूसरा रीजन हो सकता है ना। मेरा तो रीजन ये है कि मैं दिन में सो लेता हूँ पूरा 3-4 घंटे, तो रात में नींद ही नहीं आता है। अब रात में जिसको जिसको नींद नहीं आता वो बताएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, है ना, तुम लोग का। चल देख इधर, इसका मतलब हम लोग को समझना है कि इसका मतलब क्या होगा, है ना। अगर इसी में मैं क्वेश्चन के अनुसार समझा रहा हूं कि X%
X% NaOH सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हम एक समझेंगे कि इट मीन्स X ml of solute present in कितना में? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। याद रखना 100 ml सॉल्वेंट मत बोल दियो, किसमें? सॉल्यूशन में बोलना तुमको, ठीक है ना। परसेंटेज V बाई V का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मैंने बोला था कि ऑब्लिक के जो ऊपर वाला जो होगा वो सॉल्यूट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ऑब्लिक के जो नीचे वाला जो होगा वो सॉल्यूशन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये जो V है, बोलेंगे कि V ml ऑफ सॉल्यूट, है ना, और ये क्या हो जाएगा? V ml ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज है तो कितना हो जाएगा बताओ? 100 ml ऑफ क्या? सॉल्यूशन। आएगा समझ ना। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि 20% ऑफ HCl सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम इज गिवन कहता है व्हाट इज द ए में निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बी में निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सी में निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर कोई सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या समझेंगे? वाटर की बात करेगा। क्यों बाबू? क्योंकि वाटर मेरा क्या है? एक प्रकार का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्लियर है? चल देख, ये वाला तो मिटा ही सकता हूं ना, जल्दी नोट कर। हो गया? देखिए क्या कर सकते हैं बताओ तो? 20% ऑफ HCl सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कौन सा हो गया यहाँ पर? HCl कितना हो जाएगा बोल? 20%, सॉरी कितना हो जाएगा? 20 ml हो जाएगा ना। इतना परसेंट बाई मास, इतना परसेंट बाई वॉल्यूम, जितना होगा उतना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट परसेंट कितना? 100 में। बी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 दिया है, तो 100 ml में कितना है? 20 ml परसेंट है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ml। सी में कहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? वाट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हो जाएगा डियर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले? 100 है, तो 100 बराबर सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना? 20 प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसको क्या करो? 20 को इधर लाओ, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 बराबर कितना? 80 ml। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सिमिलर चीज है, कोई नया नहीं है। वहां पर मास बोलते थे, यहाँ पर वॉल्यूम बोलेंगे, बस और कुछ नहीं, है ना। हो गया? चलिए लिखेंगे। तीसरा हम लोग का हो जाएगा परसेंटेज बाई मास बाई वॉल्यूम। लिखेंगे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, लिखेंगे तीसरा हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म होगा मास परसेंटेज बाई वॉल्यूम, है ना। मास परसेंटेज बाई वॉल्यूम, या इसी को बोलेगा
W बाई भी परसेंटेज, या चलो इतना ही को समझेंगे यहाँ पर, या इसको बोलेगा इस तरह से परसेंटेज W बाई भी। अब बताओ तो इसका मतलब क्या होगा। मैंने बोला था ऑब्लिक जो है इसके ऊपर जो रहेगा वो किसको, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, सॉलिड की क्वांटिटी को, और नीचे वाला सॉल्यूशन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यही ना। इसका मतलब ये हुआ कि W ग्राम सॉल्यूट, ये W क्या है, वेट है, मास है। तो W ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। लिखेंगे इट मीन्स दैट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ml of 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। इसको और इलाबोरेट कर देता हूं। परसेंटेज W बाई भी का मतलब हो गया कि W ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई बस में ना। परसेंट का मतलब क्या बाबा, 100। W का मतलब क्या बाबा, वेट ऑफ सॉल्यूट। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना, 100 ml। याद रखिएगा। क्वेश्चन में तो पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाई X% ACL बाई W बाई V। इसका मतलब क्या हो जाएगा, या X% ऑफ ACL है ना, बाई मास, ACL बाई मास एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो मतलब यही होगा। इसका मतलब समझेंगे कि X ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कुछ पूछेगा, दैट इज कह सकते हैं, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा हो जाएगा, HCl सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन सा, HCl का कितना, X ग्राम हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml। यहाँ कॉमा कर देना, चाहे इधर से पाई दे देना। तो दिक्कत नहीं है, जल्दी करो। हो आइए। तो ये था हम लोग का परसेंटेज बाई मास एंड वॉल्यूम देख लिया है ना, या परसेंटेज W बाई V देख लिया है ना। एक क्वेश्चन में देता हूं, आपको बताना है कि 20% ऑफ NaOH बाई मास एंड वॉल्यूम। %20 of NaOH by mass and volume of NaOH solution given है। कहता है what is the volume of solution and mass of solute निकालने के लिए। तो देख तो 20% ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाई W बाई V का मतलब क्या होता है, अभी अभी तुम पढ़ा है कि ऊपर वाला जो होगा W किसको रिप्रेजेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट कौन सा, NaOH बताया अभी ना मैंने, अभी जस्ट आधा घंटा पहले पढ़ा है इस चीज को। तो लिखेंगे द मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि NaOH कितना हो जाएगा, बोलते हो कितना परसेंट है,
20 यानी 20 ग्राम हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी जो है मास है और दूसरा क्वांटिटी क्या है वॉल्यूम है। अब तुम यहाँ से ये चीज नहीं निकाल सकते हो कि सर यहाँ पर सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा या सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। आई बात समझ में। नहीं निकल सकता है क्योंकि एक हमारा मास में है और एक हमारा क्या है वॉल्यूम है, यानी कि दोनों का यूनिट अलग अलग है तो नहीं निकल सकता है। और इसके लिए हमको डेंसिटी के पास जाना पड़ेगा और डेंसिटी बराबर मास बटा क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, तो वहां से निकाल सकते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पर था आपका, यहाँ तक था आपका परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल दिया था, वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। नोट कीजिए फटाफट इसको जल्दी से। बढ़े आगे, चलिए 3 को पढ़ लिए, चौथा पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट है ना। मोल फ्रैक्शन अब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत बढ़िया से समझ होंगे। इसको हम लोग क्रॉस में रिप्रेजेंट करते हैं, कोई लोग इसको काई बोलता है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है पता चल गया। किसका फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या होगा, कोई कंटेनर होगा, यहाँ पर ए है, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट हो गया, यहाँ पर बी है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट हो गया, है ना। इसका मोल मान लिया, इसका मोल कितना Na है और इसका मोल कितना मान लिया बाबू Nb है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पर लेट कर दो, लेट करके, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो बोलेगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, बोलेगा क्या, यानी कि Na प्लस कितना Nb। यहाँ पर तेरे पास टोटल मोल ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोल क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, मोल क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं रहेगा, कोई डाटा दिया रहेगा कितना ग्राम है, इतना ग्राम में प्रेजेंट है, तो गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो। ये सब पढ़ चुके हम लोग। अभी जो मैंने फर्स्ट जो लेक्चर बताया था इसमें मोल कैलकुलेट करने के लिए 3-4 फॉर्मूले बताए थे। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल के केस में यानी कि मॉलिक्यूलर मास वाला जो केस था उसको बस याद रखिएगा, उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। गिवन वेट बटा मोलिक्यूलर वेट। अगर डायरेक्ट अगर मोल का वैल्यू दिया रहेगा तो अच्छी बात है, अगर मोल का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो मोल गिवन डेटा से निकालेंगे। गिवन मास बटा मोलिकुलर मास से आपका मोल निकल जाएगा। तो यहाँ पर कोई हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन तैयार कर रहा है जिसमें सॉल्यूट हमारा क्या है ए है, अभी क्या मेरा सॉल्वेंट है। मान लिया कि ए का मोल क्या है Na है और बी का मोल क्या है Nb, यानी कि सॉल्वेंट का जो मोल है Nb है और सॉल्यूट का जो मोल है क्या रहा Na है। इसलिए सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट भी प्रेजेंट रहता है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट रहता है, इसलिए टोटल मोल क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल प्लस मोल ऑफ क्या सॉल्वेंट। तो यहाँ पर टोटल मोल कितना Na प्लस कितना Nb हो जाएगा। अब फ्रैक्शन की बात करता है तो हम लोग क्या जानते थे, फ्रैक्शन का मतलब कि जिसका पूछेगा उसका बटा में टोटल। तो मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, वहां पर वॉल्यूम फ्रैक्शन था तो वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ वन कंपोनेंट बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मोल मास फ्रैक्शन वॉल्यूम फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन की बात करेगा तो मोल ऑफ वन कंपोनेंट एनी वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ क्या सॉल्यूशन। सिंपल चीज है, सब पढ़ाया हुआ आप लोगों को, सब आता है आप लोगों को, ठीक है ना। फिर और मजाक करते हो, पढ़ते नहीं हो बढ़िया से, इसलिए आप लोगों को लग रहा है नया नया चीज। चलो लिखते हैं it is equal to the ratio of mole of any one component to any one component of solution to the total
total mole of solution is called मोल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे बाबू? मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, है ना। इतना कर लेना है। दैट इज कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन बराबर कितना हो जाएगा? मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। बोल सकते हैं ना डियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से डिफिनीशन यहां तक लिखो, फिर ये लिखो, फिर यहां से लेट करके तब इसको लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट हो गया। चलो देखो, अब हम बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या। लिखेंगे नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है, तो कितने कंपोनेंट? दो। कौन कौन? एक सॉल्यूट, दूसरा क्या? सॉल्वेंट। लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या था मेरा? ए था, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मैं x से कर दूं, x यानी क्रॉस ए यानी काई ए का मोल फ्रैक्शन बराबर कितना हो जाएगा? मोल ऑफ ए बटा कितना? मोल ऑफ सॉल्यूट कर दो, ज्यादा थोड़ा अच्छा रहेगा। सॉल्यूट ए बटा में कितना? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो यहां पर देख तो ए ने कितना मोल ऑफ सॉल्यूट कितना माने थे? ए ने माने थे क्या? तो यहां पर हो जाएगा ए ने, और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना माने थे? ए ने प्लस एन बी। तो क्या आ जाएगा? ए ने प्लस एन बी हो जाएगा। चलो, इसलिए एक्स ए बराबर कितना? एन ए बटा कितना आ जाएगा बाबू? एन ए प्लस एन बी। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट का मोल बटा में सॉल्यूट का मोल बटा में सॉल्यूट का मोल प्लस क्या? सॉल्वेंट का मोल। क्लियर है ना? चलो, हो गया। ठीक उसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे हम? इधर का निकाले ना। चलो, इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करेंगे, सॉल्वेंट क्या था मेरा? बी था। तो यहां पर एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना, डिवाइडेड बाई कितना? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है? एन बी माने थे, देख लो वहां पर टोटल मोल कितना है? एन ए प्लस कितना? एन बी। इसलिए एक्स बी इक्वल टू यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है? बी क्या है मेरा? सॉल्वेंट का मोल कितना हो जाएगा? एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या था बाबा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देगा कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो चूंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट। इस तरह से देख लिखेंगे, है ना बेटा में। चल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन या कोई भी मिक्सचर हो, है ना, कोई भी मिक्सचर हो,
ये भी पूछ चुका है कहीं कहीं, है ना। जरा देखते यहाँ पर हम जानते हैं कि चूंकि सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस क्या होता है बाबू, सॉल्वेंट होता है। इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन को एक्स सॉल्यूशन, सॉल्यूट की जगह एक्स सॉल्यूट और प्लस कितना एक्स सॉल्वेंट लिख सकते हैं। एक्स सॉल्यूशन बराबर एक्स सॉल्यूट क्या, ए को हमने सॉल्यूट माना था प्लस बी को मैंने क्या माना था, सॉल्वेंट माना था। अब एक से को लिख सकते हैं, पढ़ा हुआ है तुम अभी Na बटे में Na प्लस कितना डियर Nb और प्लस XB की जगह क्या है मोल फ्रैक्शन भी क्या लिख सकते हैं Nb बटा में Na प्लस कितना Nb। अब यहाँ से देख तो Na प्लस Nb Na प्लस N दोनों कैल्शियम ले लेगा तो कितना हो जाएगा Na प्लस Nb हो जाएगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो यहाँ पर Na से गुना हो जाएगा Na और प्लस यहाँ भी कटेगा 1 बार में, फिर 1 में Nb से गुना करेंगे कितना Nb, तो ऊपर में Na प्लस Nb और नीचे में भी Na प्लस Nb, Na प्लस Nb और Na प्लस Nb कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मिक्सचर का या किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू कितना 1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नोट कर, उधर से मिटा दें। देखिए यहां पर लिख सकते हैं दैट इज, बोल सकते हैं क्या बाबा, एक्स सॉल्यूशन कितना 1 के बराबर हो जाएगा, बोल सकते हैं। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकता है एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू कितना 1 के बराबर, बोल सकते हैं क्या है। अगर मान लो कि किसी सॉल्यूशन है और उसमें से किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो अदर का निकल जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना 1, इसका दिया हुआ है इसका पूछेगा तो इस क्या किसे निकालेंगे, इसको 1 में से घटा देंगे, है ना। अब मान लो कि तेरे पास दिया रहेगा, यहाँ पर तुमको पूछेगा, इस फॉर्मूला से हम बना सकते हैं कि एक्स सॉल्यूट बराबर कितना हो जाएगा, तो तुम बोलेगा 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे से पूछ देगा कि एक्स सॉल्वेंट कितना हो जाएगा सर, तो तुम क्या बोलेगा 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, बोल सकते हैं क्या। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन में किसी भी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो ऑलवेज 1 से कम होगा। सॉल्वेंट 1 माइनस एक में से इतना घटेगा तो एक से कम ही होगा, सॉल्यूट 1 माइनस कितना एक्स सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो क्या होगा इसमें से कम ही होगा, एक से कम ही होगा। यानी कि ये चीज बता दिया आपको कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है उसका एक से ज्यादा मोल फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, और कोई भी सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है यानी कि मिक्सचर का यानी सॉल्यूशन का कोई कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन ऑलवेज एक से क्या होगा कम होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो नोट कर लो, इसको याद रखना है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात मैं पूछूं कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, जल्दी करो। लिखेंगे मोल फ्रैक्शन हैज नो एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें याद रखिएगा, मोलारिटी सब जितना भी होते हैं उनमें से इकलौता ही एक ऐसा मोल फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन वॉल्यूम फ्रैक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक ना। मोल फ्रैक्शन जो मोल से रिलेटेड जो कंसंट्रेशन यूनिट है उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है आपका एक मोल फ्रैक्शन ही है जिसका कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। मोलारिटी का है, नॉर्मलिटी का है, मोलालिटी का है, लेकिन मोल फ्रैक्शन का आपका नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अब इसको लिखवाने की जरूरत नहीं ना है कि मोल फ्रैक्शन लिख लो यार, तुम लोग का कुछ ठिकाना है, देख लो द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन या मिक्सचर ऑलवेज इक्वल टू कितना बाबा 1,
1 के बराबर होगा। देखेंगे द मोल फ्रैक्शन ऑफ one of the component of any solution, किसी भी सॉल्यूशन का उसके एक कंपोनेंट का, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में ना। चलो इसी चीज को लैंग्वेज में लिखवा दिया मैंने और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो दिमाग ठीक हो जाएगा हम लोग का। अच्छा क्वेश्चन करते पूछ लेगा कि बताओ मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, ऑलरेडी मैंने पहला ही लेक्चर में बता चुका हूं। ऐसे लिखना है, लिख ले मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना, और इंडिपेंडेंट का मतलब है निर्भर नहीं करना। टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा। चल फटाफट जो पुराने ग्रुप में जो भी लेक्चर है उसको 3 दिन का समय दे रहा हूँ आज के बाद, यानी मान कर चलिए कि संडे तक जो है टाइम है, उसको आप लोग क्या करो कि उसको पढ़ लो, क्योंकि ग्रुप में से डिलीट करेंगे। इसलिए डिलीट करेंगे कि मेरा मोबाइल में जंक बहुत ज्यादा भर जा रहा है और मोबाइल बहुत जल्दी स्विच ऑफ हो जा रहा है। मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा तो फिर आपका लेक्चर भी नहीं बन पाएगा, ठीक ना। इसलिए आपसे मैं कहता हूँ कि 3 दिन के अंदर सारा लेक्चर कंप्लीट कीजिए फटाफट, है ना। संडे तक का टाइम दिए हुए हूँ, संडे को रात में 12 बजे हम सब डिलीट कर देंगे। चलो लिखेंगे, क्वेश्चन देंगे, लिखेगा कि 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल एंड 4 मोल ऑफ बी, है ना, आर मिक्स्ड इन अ कंटेनर। कोई बर्तन में 2 मोल ए और 3 मोल बी, 4 मोल बी को क्या करता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। जो मिक्सचर तैयार होता है उसका हम लोग को क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ये कंटेनर है तेरे पास, यहाँ पर एक ए है एक बी है, दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। इसका मोल ए का कितना है, 2 मोल दिया हुआ है, बी का कितना है, इसका मोल कितना है, 4 मोल दिया हुआ है। इसका मोल मान ले ए ने, इसका मोल मान ले कितना, एन बी, यानी कि एन बी का वैल्यू 4 और एन ए का वैल्यू कितना दिया तेरा, 2 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर, इसलिए टोटल मोल कितना हो जाएगा, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर बोलो सॉल्यूशन बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन ए प्लस कितना एन बी, यानी 2 + 4 कितना 6 हो जाएगा। आ जा, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो एक्स ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो क्या हो जाएगा, एन ए बटा में एन ए प्लस कितना एन बी। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 2, यही ना है। टोटल मोल कितना बड़ा 6 है, यानी कि 2 + कितना 4, यानी 2 बटा में कितना 6, यानी कि 3 मैंने कट जाएगा, 1 कितना 3 हो जाएगा। सिमिलरली एक्स बी की बात करेंगे तो एक्स बी कितना हो जाएगा, एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी। एन बी मतलब मोल ऑफ बी कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 4 मोल दिया हुआ है, 4
अब बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 + 4 यानी 4 बटा कितना 6। ये हो जाएगा 4 डेढ़ 6 यानी कट जाएगा कितना 3 बटा कितना 2 बार में, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 4 बटा 6 ना, तो कितना आ जाएगा हाँ 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6 हाँ ठीक है 2 बटा कितना 3 हो जाएगा। अब बस सुनिए, अब आराम से तुम क्या करेगा, अब बोलेगा कि x मिक्सचर बोल रहा है तो कितना हो जाएगा XA प्लस XB। यहाँ पर मिक्सचर का भी मोल फ्रैक्शन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, तो रिजल्टिंग मिक्सचर किनसे बना है A और B को मिलाने से बना है। इन दोनों का मोल फ्रैक्शन को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा XA का वैल्यू कितना 1/3 तो 1/3 और x2 का कितना XB का वैल्यू कितना है 2/3 तो 2/3। एलसीएम कितना 3, ऊपर में देख तो 1 + 2 ऊपर में 3 नीचे में 3 1 कट गया। तो देख तो मोल फ्रैक्शन मिक्सचर का या किसी सॉल्यूशन का ऑलवेज कितना आएगा 1 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए। आगे बढ़े, छोड़ दीजिए ठीक है ना, आज यहीं तक मोल फ्रैक्शन हो गया। अब मोल फ्रैक्शन पर 1-2 क्वेश्चन कल और करेंगे और मोल फ्रैक्शन के बाद पढ़ेंगे कल हम लोग मोलालिटी पढ़ जाना है और कल हम लोग को मोलालिटी पढ़ जाना है, ठीक ना, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे नॉर्मलिटीज और इसके बाद डेंसिटी से रिलेटेड इन सब का एक रिलेशन देखेंगे, है ना। और उसके बाद 1-2 क्लास कम से कम लगेगा स्पेशल इसका प्रॉब्लम करने पर। अभी तो थ्योरी पढ़ाते समय आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, ठीक ना। 8 गो प्रॉब्लम का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 5 प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड कंसंट्रेशन से, और आपको एग्जांपल में और इंटेक्स मिला करके 8 क्वेश्चन, टोटल 13 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद 10-12 क्वेश्चन फालतू सॉल्व करेंगे इधर उधर का, कुछ कंपटीशन सेक्शन का जेई सेक्शन का, है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। तब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी के पास रॉल्स लॉ पढ़ेंगे, इसके बाद आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस पढ़ेंगे और उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए गाइस, जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीट करते चलिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसी भी अदर विद्यार्थी को लेक्चर नहीं शेयर करना है आपको। अगर आप शेयर कर गए पकड़े जाने पर आपको पिनेकल ट्यूटोरियल से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आने वाले 1 महीना के बाद या 2 महीने के बाद अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन खुलता भी है तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, जी याद रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर 2 से 2.5 महीना से हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को और किसी को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है, उनको थोड़ा सा भी नहीं ले रहा था। इसलिए उन सबको ग्रुप से हटाना बहुत जरूरी था, है ना। 2-4 बच्चे और भी जो छूटे पड़ते हैं, है ना, उनको भी देखता हूँ कौन कौन ऐड नहीं हुआ है ना, उनको सबको चेकआउट करके सबको ऐड कर लेता हूँ। बाकी जिनका एडमिशन नहीं है और जिनका आरडी नहीं है, आरडी है, जिनके पास ड्यूज पड़ा हुआ है, उनको नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल ही नहीं रखा जाएगा। अगर कोई बंदा अगर हेल्प करने की ज्यादा मसीहा बनने का हीरो बनने की कोशिश किया तो वो उसको सस्पेंड कर दिया। और ऐसा नहीं है, मेरे को सब पता चलता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम भले ही आपसे दूर हैं लेकिन आपके बारे में आपका पूरा हिस्ट्री सिविक्स और जियोग्राफी पता है ना, इसलिए सावधान हो जाइएगा, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।